गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि सिंह। हम और आप एडवांस मैथ पे बात कर रहे थे, एडवांस मैथ के ज्योमेट्री के पोर्शन पे, जिस पे ट्रायंगल पे ऑलरेडी मैंने 5 वीडियो बना रखे हैं, 6 वीडियो बना रखे हैं। 7वीं वीडियो पे बात करूँगा, ठीक है। और 7वीं वीडियो पे जब आज मैं बात करूँगा तो आज से मैं बात करूँगा सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के केंद्रों की। त्रिभुज के बेसिकली 4 केंद्र होते हैं। अभी पाँचवा भी पढ़ाया जाता है कि एक सेंटर भी, लेकिन बेसिकली जो होते हैं वो 4 ही होते हैं, ठीक है। सेंट्रियोड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर, जिसे हिंदी में कहते हैं केंद्रक, और अंतः केंद्र, लंब केंद्र और परिकेंद्र। तो इन चारों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक है सेंट्रियोड या केंद्रक। सेंट्रियोड या केंद्रक, ठीक है। इस टॉपिक को समझने से पहले आप जो मैंने मीडियन पे वीडियो बनाया था माध्यिका पे, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि माध्यिका पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसको हम केंद्रक को समझते हैं। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक या सेंट्रियोड, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी टीयर 1 और टीयर 2 के हिसाब से, ठीक है। फिलहाल मैं सीजीएल टीयर 1 और सीएचएसएल के हिसाब से बात करूंगा। टीयर 2 में कुछ चीज़ें वही हैं, लेकिन टीयर 2 में कुछ चीज़ें और ऐड होती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, आइसोसेलेस में क्या होता है इस सेंट्रियोड का, तो लेकिन फिलहाल सीएचएसएल में नहीं ऐड होती है, सीजीएल टीयर 1 में नहीं ऐड होती, यूपीएसआई में नहीं ऐड होती। तो थोड़ा हम बेसिक को समझते हुए चलेंगे। सेंट्रियोड होता क्या है, इसको समझिएगा। सेंट्रियोड को देखिए, किसी त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है? माध्यिका मैंने बताया था कि शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ठीक है। अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, ज्वाइंट द वर्टेक्स टू अ मिड पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट साइड। तो किसी भी ट्रायंगल में, उससे माध्यिका बताया था, किसी ट्रायंगल में कितने माध्यिकाएं होती हैं? 3 होती हैं, क्योंकि साइड 3 होते हैं, तो माध्यिकाएं भी कितनी होती हैं? 3 होती हैं। अच्छा, अगर माध्यिकाएं 3 हैं तो तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर, किसी न किसी पॉइंट पे क्या कर रही होंगी? काट रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी। जिस बिंदु पर वो काट रही होती हैं उस बिंदु को हम कहते हैं, इसी बिंदु को, ये बिंदु आप जो देख रहे हो, इसी बिंदु को हम कहते हैं क्या? सेंट्रियोड या केंद्रक। कहीं कहीं गुरुत्व केंद्र वर्ड भी आता है, लेकिन केंद्रक वर्ड याद रखिएगा। सेंट्रियोड इज और, ठीक है, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट या द, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल 3 मीडियंस, यानी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं आपस में जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है। नोट कीजिए, दिमाग में नोट कीजिए, लिखा नहीं जाता, कहीं आपसे पूछना नहीं है। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? सेंट्रियोड कहते हैं, या माध्यिका, सेंट्रियोड कहते हैं या केंद्रक कहते हैं। अब इसको मैं अगर नाम दे दूं A B C, ठीक, और इसको मैं सेंट्रियोड को नाम दे देता हूं क्या बीच में? क्लियर है? क्या हो गया? O। तो ये आप एक चीज़ देख लो, समझते चलना सब, कि यही O जो है ये क्या है? यही आपका सेंट्रियोड या माध्यिका है। तो यहाँ से क्या क्या थ्योरम बनते हैं? सेंट्रियोड तो हो गया, समझ में आ गया भाई, जहाँ पे तीनों माध्यिकाएं आपस में मिलती हैं, लेकिन यहाँ थ्योरम्स क्या क्या बनते हैं, ठीक है। तो इनको हम बारी बारी समझते चलेंगे कि क्या क्या थ्योरम यहाँ से बन सकते हैं। तो पहला दिमाग में रखिएगा, पहला क्या, आप देखिए, आप एक चीज़ देखिए कि जब हमने ऐसे तीनों माध्यिकाएं बना दी, ये इंटरसेक्ट कर दी, तो आप देखिए कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 और 6। कितने ट्रायंगल्स बने? 6 ट्रायंगल्स बने, ठीक है। तो इन 6 ट्रायंगल्स का जो 6 ट्रायंगल्स बने हुए हैं, दे आर इक्वल इन देयर एरियाज। ये क्षेत्रफल में आपस में बराबर होते हैं, यानी जो आपके 6 बन रहे हैं, ये 6 आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, कि क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। तो इसको नोट करते चलिए, ठीक है, कि माध्यिकाओं से बने 6 जो क्षेत्रफल थे, ऑल 6 ट्रायंगल फाउंड बाय अ मीडियन आर इक्वल इन अ एरिया। आर इक्वल इन अ एरिया, नोट करो, मैं लिख नहीं रहा हूं, आर इक्वल इन अ एरिया। पहली बात दिमाग में रहेगी कि जो 6 बने क्या होंगे? बराबर, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है, कहते हैं कि इफ द एरिया ऑफ अ टोटल, इफ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द एरिया ऑफ अ BO। इसको नाम दे देगा EFG, मानो नाम दे दिया, तो कहेगा देन फाइंड द एरिया ऑफ AE, फाइंड द एरिया ऑफ अ BOE, फाइंड द एरिया ऑफ अ BOE। तो आपको क्या करना होगा? ये पूरे का 72 है, तो 72 का 1/6 यानी कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। इसका एरिया कितना हो जाएगा? 12। तो पूरे का देके आपसे किसी एक का पूछ सकता है, किसी एक का देके आपसे पूरे का पूछ सकता है। तो दिमाग में रखिएगा कि 6 बराबर क्षेत्रफलों में क्या होता है? 6 बराबर क्षेत्रफलों में बटा हुआ होता है। ये 6 ट्रायंगल्स बनते हैं जिनके एरिया आपस में होते हैं बराबर। पहला थ्योरम। दूसरा देखिए अब ध्यान से, इसको नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट करो, मैं लिख नहीं रहा हूं भाई। दूसरा देखिए, अगर हम क्या करें, अगर हम
ये जो मीडियन ये जो सेंट्रियोड से मिड पॉइंट तक की लाइन है, इसको अगर मैं यहाँ से इरेज कर दूँ, थोड़ी देर ध्यान दीजिए, अगर मैं इसे इरेज कर दूँ, मैं यहाँ से इसे इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ से इसे इरेज कर दे रहा हूँ, तो अगर मैं इरेज कर दूँ, यानी अब ये क्या है, ये है कि ये सेंट्रियोड यानी केंद्रक को वर्टिक्स से मिला दिया जाए। ये सेंट्रियोड था, इसको केवल कहाँ से मिला दिया गया, वर्टिक्स से, यानी तीनों शीर्षों से मिला दिया गया है। तो देखिए अब ये कितने ट्रायंगल्स फॉर्म हुए, यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स फॉर्म हुए, और इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी जो एरिया BOC का होगा वही एरिया AOC का होगा, वही एरिया AOB का होगा। तीनों के एरिया आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये इसी से मिलता जुलता एक थ्योरम था जो हम लोगों ने प्रूफ किया था, किसमें, सिमिलरिटी वाले वीडियो में आप देखिएगा। तो सिमिलरिटी जब मैं पढ़ा रहा था, समरूपता जो कल ही पढ़ाया था, इसमें मैंने कहा था न्यूमेरिकल बनाऊंगा, न्यूमेरिकल का वीडियो मैंने बनाया लेकिन पोस्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा था कि पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, और वो तो मुझे देख के समझ में आएगा कितने लोग समझ रहे हैं, कितने लोग नहीं समझ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो उनकी प्रॉब्लम है। ठीक, तो जो मुझे जिस दिन लगेगा कि आप अच्छे से पढ़ लिए हो, उसको अच्छे से समझ लियो, उसी दिन मैं उसका न्यूमेरिकल पोस्ट करूंगा, नहीं तो उसको बना के रखा हूँ, पोस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, कोई मतलब नहीं है जो आप वो 40 मिनट का, वो 40 मिनट सिमिलरिटी मैंने समझाया हुआ है और आप उसको 1, 1.5 मिनट, 2 मिनट देख रहे हो, पता नहीं 2 मिनट में कौन सा दिव्य ज्ञान आपको मिल रहा है। ठीक है, लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम क्या है, मेरा तो है भैया समझा देना सब कुछ, अब समझ लो। तो BOC, AOB और AOC तीनों का एरिया आपस में क्या होगा, तीनों का एरिया आपस में बराबर होगा। तीनों का एरिया आपस में क्या होगा, बराबर होगा। दूसरा थ्योरम क्लियर है। पहले मैंने 6 बनाए थे, 6 के बराबर थे, अभी तीनों के आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर, ये सब चीजें मैं प्रूफ कर सकता हूं। अगर आप मीडियन वाले से देखेंगे ना, तो मीडियन जब मैंने पढ़ाया था तो बताया था कि कोई मीडियन जो होता है 2 इक्वल एरिया में किसी ट्रायंगल को डिवाइड करता है। 2 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल्स में किसी ट्रायंगल को डिवाइड करता है मीडियन। उसी से सब कुछ मैं प्रूफ कर सकता हूं, लेकिन प्रूफ करने में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। तो 2 चीजें हमने सीखी यहां से। सबको क्लियर है एरिया के बारे में? एक अगर 6 ऐसे बनता है तो, और इस तरह बन रहा है तो कितना हो जाएगा, 3 बनेंगे, तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10 होगा। आगे समझते हैं। अगली बात, देखिए ये मैं फिर से बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसे मैं फिर से बना रहा हूं, ठीक है। अब आप देखिए, जो बात अब कह रहा हूं इसको मैं लिख भी दूंगा क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको नोट कर दिए। वो ये है कि सेंट्रियोड, ठीक है, सेंट्रियोड इंटरसेक्ट, दिख रहा है आगे तक, हाँ, इंटरसेक्ट a median in 2:1 रेशियो, इन 2:1 रेशियो। यानी ये जो सेंट्रियोड है, ये किसी सेंट्रियोड यानी केंद्रक जो है वो किसी मीडियन को 2:1 के रेशियो में, किसी माध्यिका को 2 संबंधे 1 के अनुपात में क्या कर रहा होता है, बांट रहा होता है, बांटता है। 2, 1 यानी ये 2 है तो ये 1, ये 2 है तो ये 1, ये 2 है तो ये 1। किसी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, केंद्रक किसी माध्यिका को 2:1 के रेशियो में बांट रहा होता है, बांटता है। यानी अच्छा, अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर देखो अब यहां समझना, 2:1 के रेशियो में बांट रहा है तो कौन सा हिस्सा 2 होगा, कौन सा हिस्सा 1 होगा। तो याद रखिए, सेंट्रियोड से यानी केंद्रक से वर्टिक्स के बीच का जो हिस्सा है, ये जो पार्ट है, ये हमेशा 2 हिस्से के बराबर होगा, और सेंट्रियोड से मिड पॉइंट का जो पार्ट है हमेशा 1 हिस्से के बराबर होगा। ये ठीक, सेंट्रियोड से वर्टिक्स के बीच का, शीर्ष से सेंट्रियोड के बीच की दूरी हमेशा 2 हिस्से के बराबर होगी, और ये हमेशा 1 हिस्से के बराबर होगा। ये 2 हिस्से के बराबर होगा, ये हमेशा किसके बराबर होगा, 1 हिस्से के बराबर होगा। समझ में आई बात? क्लियर है? यानी मैं इसको लिख दे रहा हूं कि AO is to OE is 2:1, ठीक है, BO is to OA is equal to 2:1, और OC ये F है, BOOF, AOOE BOOF is equal to 2:1, OCOG is equal to 2:1, ठीक है। ये वाला 2 होगा, ये वाला 2 होगा, ये वाला 2 होगा, ठीक है, और इधर वाला हिस्सा क्या होगा, 1 होगा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए, कौन सा हिस्सा 2 होगा, कौन सा हिस्सा 1 होगा। एक बात। दूसरी बात,
ये हिस्सा मैंने लिख दिया, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, 1 है। इसका मतलब ये बिल्कुल समझने की गलती मत कीजिएगा कि ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है तो तीनों आपस में बराबर है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है तो दोनों आपस में बराबर है। नहीं भाई, ये अपना मीडियन, ये जो मीडियन है इसको 2:1 के रेशियो में बांटा हुआ है। ये अगर सपोज कीजिए कि ये अगर 9 सेंटीमीटर का है, ये मीडियन 9 सेंटीमीटर का है, तो ये वाला भाई 3 हिस्सा हो गया, तो ये हिस्सा 6 हो जाएगा, ये हिस्सा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये अगर 9 हो तब बराबर होगा ना, लेकिन मीडियन तो भाई अलग अलग होते हैं, मीडियन आपस में इक्वल तो होते ही, तो केवल एक केस में इक्वल होते हैं। वो कौन सा केस है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मीडियन वाले चैप्टर में बताया था आपको। तो ये अपने में 2 है, ये 1 है, ये अपने में 2 है, अपने में 1 है। मान लो मैंने बताया ना कि अगर ये 9 सेंटीमीटर पूरा होता तो ये 6 होता, ये कितना होता, 3 होता। अच्छा मान लो ये पूरा यहां तक कितना है, 6 सेंटीमीटर है, तो भैया ये कितना हो जाता, ये कितना हो जाता है, ये आपका 4 हो जाता है, ये 2 हो जाता। तो अब देखो एक ये 6 हो गया तो ये 4 हो गया। सब अपना अपना भाई रेशियो, अगर 2 लोग का रेशियो बराबर है, देखो जैसे आप इसको ऐसे समझ लो कि 2 भाई हैं, उनके बीच में एक 1:1 के रेशियो में बंटवारा होना है, तो ये इस घर के 2 भाई उनके बीच में 1:1 का बंटवारा होगा, दूसरे घर के 2 भाई उनके बीच में बराबर बराबर बंटवारा होगा, यानी एक संबंधी के अनुपात। इसका मतलब ये नहीं कि इस घर के 2 भाई उस घर के 2 भाई के बराबर है, उनके बीच उनकी प्रॉपर्टी बटेगी, इस घर के बीच में इस घर की प्रॉपर्टी बचेगी, जो होगी वो क्या डिस्ट्रीब्यूट होगी, बटेगी। समझ में आ रही बात। तो बराबर समझने की गलती मत कीजिएगा, तो केवल रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये नोट कर लो, दिमाग में रखना, सही है, क्योंकि मैं अब अगले थ्योरम पे चलूंगा। बहुत प्रॉब्लम यहां से बनती है, ठीक है, नोट कर लिया, इरेज करूं मैं इसे। अगला जो थ्योरम है वो क्या कहता है, ध्यान दीजिए। अगर मैं माध्यिकाओं को आपस में मिला दूं, यहां ध्यान दीजिए, माध्यिकाओं के मध्य बिंदु, जो भुजाओं के जो मध्य बिंदु थे, तो मिड पॉइंट्स थे, उनको आपस में क्या कर दूं, तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को आपस में मिला दूं, ठीक है। जो मैंने माध्यिकाओं को मिलाने की बात की, नहीं सॉरी, माध्यिका नहीं, मिड पॉइंट्स को यानी मध्य बिंदुओं को अगर आपस में मिला दिया जाए, इसको और इसको मैंने क्या कर दिया, मिला दिया, तो आप देखिए एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है GEF। एक ट्रायंगल फॉर्म क्या हो रहा है, GEF। थोड़ा इसके बारे में समझते चलते हैं। GEF यानी हमने क्या किया, हमने मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया, ठीक है। तो अब समझना जो बात मैं बता रहा हूं, अगर मैं मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दूं, तो याद है ना मैंने वहां पे आपको बताया था एक चीज कि जब मैं आपको सिमिलरिटी का केस पढ़ा रहा था, ठीक है, समरूपता, तो मैंने बताया था ना कि इसके और इसके बीच में क्या रेशियो होता है, 2:1 का, इसके और इसके बीच में 2:1 का, इसके और इसके बीच में 2:1 का रेशियो होता है, बताया था ना। दो संबंध एक का अनुपात होता है, तो थेल्स वाला रूल बताया था, और बताया था कि समानांतर भी होते हैं, पैरेलल भी होते हैं, और 2:1 का रेशियो भी होता है। ये 2 होगा तो ये 1, ये 2 होगा तो ये 1, ये 2 होगा तो ये 1। तो अब इसमें समझना ट्रायंगल GEF में जो बात समझाने जा रहा हूं ध्यान से, वो ये है कि जी ये O है ना, O इज द सेंट्रियोड ऑफ ट्रायंगल GEF, यानी जो आप इसको देखिए O ट्रायंगल GEF का भी केंद्रक होगा। O ABC का केंद्रक तो है ही है, लेकिन अगर मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए तो जो ट्रायंगल बनेगा उसका भी ये क्या होगा, उसका भी ये मध्य बिंदु होगा, सॉरी इसका भी एक केंद्रक होगा, सेंट्रियोड होगा। अगर मैं इनको मिला दूं, ठीक, तो ये जो बना GEF, इसका भी केंद्रक कौन होगा, इसका भी केंद्रक O ही होगा, ठीक है। तो आप इंग्लिश में लिख लिए, इवन O इज द सेंट्रियोड ऑफ, इवन वर्ड लगा लीजिएगा, ठीक है, इवन O, इसको मिटा दे रहा हूं, इवन O इज द सेंट्रियोड ऑफ ट्रायंगल GEF, यानी ट्रायंगल GEF का भी केंद्रक, ट्रायंगल GEF का भी केंद्रक कौन होगा, ये आपका O होगा। सही है, दिमाग में रहेगी बात, ठीक। मैं इसको प्रूफ भी कर सकता हूं, मैंने कहा प्रूफ में हर चीज कर सकता हूं, लेकिन मैं आप बहुत प्रूफ करने में आपका टाइम, इसको समझ ही लो, आप इसको समझ के अप्लाई कर लो, वही बड़ी बात है आपके लिए, क्योंकि ठीक है बहुत प्रूफ करने में चीजें लगती है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। ध्यान समझना कि अगर मैं मिड पॉइंट्स को आपस में मिला दूंगा तो ये भी क्या बनेगा, इसका भी सेंट्रियोड O होगा। क्योंकि देखो आप एग्जाम में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम कैसे आ जाती है, इसको आपस में मिला दिया गया, इसका वो नाम दे देता है, इसका वो नाम दे देगा, या इसका वो नाम दे देगा। उसके बाद अभी दिखाऊंगा प्रॉब्लम में आपको, पहले इसको अच्छे समझो, तो जब मुझे लगेगा कि नहीं आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, चीज़ें आपके दिमाग में आ गई हैं, तब मैं प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स दूंगा।
ठीक है। आप थ्योरम्स ही नहीं समझ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर न्यूमेरिकल देने का क्या मतलब है आपको। नहीं स्टूडेंट्स हैं भाई आप, वीडियो 1 मिनट भी नहीं देखते, पता नहीं 1 मिनट भी नहीं देखा और 2 कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं आप। एक तो आपको पूरी चीजें समझ में आ जाती हैं, दूसरी सर ने बहुत अच्छा पढ़ा है ये भी आपके समझ में आ जाता है। लिख दे सर वेरी नाइस वीडियो सर, वेल एफर्ट सर, बहुत अच्छा पढ़ा रहे। कैसे 30 से 40 सेकंड में कैसे डिसाइड कर लिया सर अच्छा पढ़ा रहे खराब पढ़ा रहे, कैसे डिसाइड करके आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। ऐसे फालतू वाहियात कमेंट नहीं चाहिए मेरे को, मत कीजिए। आप अगर प्रॉब्लम पूछ सकते तो पूछिए, ठीक है। मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ कैसा नहीं पढ़ाता हूँ मैं जानता हूँ, एक बिना वीडियो देखे आधे सेकंड में और सॉरी आधे मिनट में और 1 मिनट में वीडियो देख के आप जो बोल देते हो ना सर अच्छा पढ़ा रहे हो, वो ऐसा अप्रिसिएशन मुझे नहीं चाहिए आपसे। आइए, O इज द सेंट्रियोड ऑफ GEF। GEF का भी सेंट्रियोड कौन होगा भाई, O होगा। क्लियर है एक चीज। दूसरी बात आप समझते चलिए, यानी आपको यहां से अगर प्रॉब्लम बनेगा, दिखाऊं कैसे बनेगा, इसकी वैल्यू पूछ देता है कभी कभी, पूरा देख के इसकी वैल्यू पूछ देगा। तो अब एक बात समझ लो कि अगर ये यहां समझना, बहुत ध्यान समझते चलो कि अगर ये सेंट्रियोड है GEF का, ये O भी सेंट्रियोड है, इसका मतलब ये भी तो 2:1 होगा, नहीं होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 1 होगा। क्योंकि देखो यहाँ से शीर्ष पे, यहाँ से शीर्ष पे, क्योंकि ये भी 2:1 के रेशियो में बटेगा, 2:1 के रेशियो में। अब बहुत ध्यान समझना, ये 2 है, जो बात समझाने जा रहा हूँ, ये हिस्सा 2 है, ये वाला हिस्सा आप देखिए 2 है, तो ये हिस्सा कितना होगा 1 होगा। और वैसे भी मैंने वहाँ पे ये प्रूफ किया था ना, याद है, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा उसको फिर से एक बार बना के। तो पहले जो समझ दो, ये 2 है, जब मैं सिमिलरिटी पढ़ा था सब प्रूफ कर चुका हूँ। ये 2 है, ये कितना है 1 है, दिखा दिया मैंने आपको। अच्छा ये समझो, ये 2 है तो ये कितना है 1 था, अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था कि AO अगर 2 है तो OE कितना है 1 है। लेकिन अगर OE 2 है तो ये यहां से यहां तक कितना होगा, यहां से यहां तक, यानी AO कितने के बराबर हो जाएगा 4 के। कब, जब आपका OE किसके इक्वल है 2 के इक्वल है, क्योंकि ये 2 है तो ये 1 है। अब ये समझना, इसका मतलब यहां से यहां तक ये हो गया 4, ये हो गया 4, कितना हो गया 4। और यहां से इसको अगर मैं नाम दे दूं M का, तो MO जो है, MO कितना है, ये 1 है, MO 1 है, ये 1 है, ये पूरा 4 है। तो भाई AM कितना हो जाएगा, यानी ये हिस्सा ही देखो ध्यान से यहां तक का हिस्सा कितना हो जाएगा 3, यानी AM अगर हमसे MO पूछ दे तो ये होता है 3:1। जाइए सॉल्व पेपर उठाइए और देखिए, केवल यही प्रॉब्लम एसएससी ने कितनी बार पूछा है, कितनी बार। अगर आपने इस चीज को, इस थ्योरम को समझ लिया ना, तो एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी और लिख के चले आओगे। इतना बकवास इसको प्रूफ नहीं करना पड़ेगा आपके एग्जाम में। आपने देखा सर ने बताया था 3:1 होगा, अगर अच्छे से समझ लिया और देखो जाके, मेरी बात मत सुनो, जाके देखो सॉल्व पेपर सॉल्व करके समझ में आएगा। इस केवल ये कि इसके साथ AM का MO के साथ क्या रिलेशन बनेगा, तो AM का MO के साथ 3:1 का, या इसको अगर मैं N का नाम दे दूं तो BN का NO के साथ क्या बनेगा, तो BN का NO के साथ बनेगा 3:1 का रेशियो। या इसको मैं O का, इसको M में मान लो, इसको T का नाम दे दूं तो CT का TO के साथ क्या बनेगा, तो 3:1। याद रखिएगा। घुमा के पूछता है, कहता है यदि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, समझिएगा, तो वह माध्यिका को किस अनुपात में बांटती है, ये आपसे पूछ देगा। ठीक है, वो अपने तीसरी माध्यिका को किस अनुपात में बांटती है, अपने बीच की माध्यिका को या कॉमन माध्यिका को किस अनुपात में बांटती है, ये पूछ देगा। या सीधा सीधा उठा के पूछ देगा आपसे कि अगर ऐसा है तो इसका और इसका रेशियो नाम बताइए, इन अ ट्रायंगल ABC। ठीक है, A is the median and G and F are midpoints. If G and F, ठीक है, intersect A and E at a point M, then find the ratio of A, M and MO। कहेगा A, E एक माध्यिका है, दो मध्य बिंदु G और F को मिलाया जाए तो वो A, E को M पर काटता है, तो A, M और MO का रेशियो बता दो, इसका पूछ देगा। या अभी जैसा मैंने बोला ना कि दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है घुमा के, कि अगर दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए तो वो तीसरी भुजा के माध्यिका को किस अनुपात में बांटता है, यानी यहां से यहां तक का रेशियो। ठीक है, हाँ, तो मैं आपको यही बता रहा था, अचानक से लाइट चली गई। ठीक है, कि मैं अभी हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि भाई अगर इसके साथ
इसका पूछा तो 3:, किसका होगा भाई, 3:1 का रेशियो होगा। सही है। अच्छा, मैंने अभी बोला कि कभी कभी ये पूछ देता है, अभी मैंने बताया कभी कभी ये पूछ देता है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर आपस में मिला दिया जाए तो वो अपने बीच के, इसको हम कॉमन मीडियन कहते हैं, अपने बीच के मीडियन को यानी वो माध्यिका को किस अनुपात में बांटता है। तो जरा देखो यहाँ ये ना, ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है, यानी यहां से यहां तक 3 और यहां से यहां तक भी कितना है, ये 3 है, यानी किस अनुपात में बांट दिया, आधे में बांट दिया। इसको दिमाग में रखिए, नोट कर लीजिए कि अगर हम दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दें तो वो तीसरी माध्यिका को एक संबंधे 1 के अनुपात में क्या कर रहा होता है, बांट रहा होता है, यानी बराबर में बांट रहा होता है। ठीक है। अगर इसको ऐसे ना करके हम ऐसे बना दें, यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसे ना करके हम ऐसे बना दें, ठीक है, इस तरह ना, मान लो कि इसके और ये मीडियन गया हुआ है और इसके मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए तो ये 1 और 1 का रेशियो बनेगा, 1:2 क्या बनेगा, 1 का रेशियो बनेगा। तो ये दो बातें दिमाग में रखिएगा कि अगर आपसे इसके साथ इसका पूछ दिया तो 3:1 का, और अगर आपसे ये पूछ दिया कि दो भुजाओं के मध्य, इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ अ टू साइड्स, ठीक है, मिड पॉइंट्स ऑफ अ टू साइड इंटरसेक्ट द मीडियन इन इक्वल रेशियो या इक्वल पार्ट, यानी बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। याद रखिएगा भाई, बनेगी प्रॉब्लम। ठीक, तो कुछ चीजें यहां से आपको क्लियर है। पहली बात तो ये कि भाई ये 2:1 का रेशियो होता है, यहां से यहां तक, मैं बोल रहा हूं रटो, यहां से 2 यहां तक 2, ठीक है, 2 हिस्सा है तो यहां से यहां तक कितना हिस्सा है, 1, 2:1। यहां से यहां तक अगर 3 है तो ये कितना है, 1, ये 3:1, ये 2:1। और अगर आपसे पूछ दे इसके साथ इसका तो बराबर, यानी 1:1 के रेशियो में बांटता है। इतना याद रखना होगा, घोल के पियो इसको अगर चाहते हो नौकरी पाना। तो नहीं चाहते तो अलग बात है, चाहते हो तो एकदम दिमाग में इसको समझा लो, घोल के एकदम पी जाओ इसको। ठीक है, एज अ मैथ टीचर मैं आपसे बोल रहा हूं, रट जाओ, जो भी कर जाओ, लेकिन एग्जाम में आए तो बना लीजिएगा कि ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, बराबर बराबर रेशियो में बांटता है। याद रखेंगे। आगे चले हम। ठीक है, आगे चलने से पहले एक लाइन दिमाग में एकदम ले जाओ और रखो दिमाग में, वो क्या, ठीक है, आपको चारों सेंटर्स की सिचुएशन, चारों सेंटर्स कहां होते हैं ना, किस किस ट्रायंगल में, ये पूछा जाता है। ठीक है, नॉर्मली सरकम सेंटर और इन सेंटर में, सॉरी, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर में वैरी करते हैं, इन सेंटर में और सेंट्रियॉड में नहीं, क्योंकि उस ट्रायंगल के अंदर ही होते हैं। तो लेकिन आप इसको नोट कर लो कि सेंट्रियॉड इज ऑलवेज, लिख लीजिए आप इसको, ठीक है, सेंट्रियॉड इज ऑलवेज, लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं, सेंट्रियॉड इज ऑलवेज इनसाइड द एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रियॉड इज ऑलवेज इनसाइड द एनी टाइप ऑफ, सेंट्रियॉड किसी भी प्रकार के त्रिभुज के अंदर होता है, सेंट्रियॉड किसी भी प्रकार के, सेंट्रियॉड यानी केंद्रक हमेशा कैसा भी त्रिभुज हो, चाहे ऐसा हो, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे वो, ठीक है, चाहे ऑब्ट्यूज हो, चाहे एक्यूट हो, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, कहीं भी हो, तो सेंट्रियॉड हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही बनेगा, बाहर नहीं बनता है। हमेशा अंदर कहीं भी बन सकता है, लेकिन हमेशा अंदर ही बनेगा, इनसाइड द ट्रायंगल। मैं हर तरह के सेंटर में बताऊंगा कौन कहां बनता है, क्योंकि वहां से भी वन लाइनर प्रॉब्लम एग्जाम में बहुत बहुत आता है। लेकिन फिलहाल इसमें याद रखिएगा, हमेशा कहां बनता है, ट्रायंगल के अंदर, चाहे कैसा भी ट्रायंगल हो। अगला थ्योरम्स यहां मैंने कहा ना, बहुत सारे बहुत अच्छे थ्योरम्स हैं यहां पर, लेकिन मैं सब पे बात नहीं करूंगा, मैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पे प्रॉब्लम आ रही है आपके लिए, उन पे बात करूंगा। ठीक है, अभी एसएससी टीयर 2 के लिए जब मैं सेंट्रियॉड पढ़ाऊंगा, टीयर 2 के लिए, हालांकि टीयर 2 में मैंने शुरू में बोला था कि यहाँ से आती है प्रॉब्लम, कि टीयर 2 में और एडवांस प्रॉब्लम आती है, तो जब उसकी बात करूंगा तो उसमें और सारे भी थ्योरम्स हैं जो मैं बताऊंगा कि कैसे, क्या कहते हैं, साइड का और मीडियन का क्या रेशियो बनता है, किसका स्क्वायर किसके कितने गुने के बराबर होता है, इन सब पर हम लोग बात करेंगे। लास्ट थ्योरम पे मैं समझाने जा रहा हूं सेंट्रियॉड का। यहां से भी एसएससी ने 4 बार प्रॉब्लम पूछा है, 4 बार। मैं कहता हूं जब भी कहता हूं जाके देखा करो। वो ये कहता है, समझिए, कि अगर हम किसी मीडियन के मिड पॉइंट को, मीडियन का क्या है, ये मिड पॉइंट है, मीडियन के मिड पॉइंट को
मीडियन का ये क्या है, मिड पॉइंट। इस पे याद की जब मैं मीडियन पढ़ा था एक प्रॉब्लम हम लोगों ने बनाई थी, ठीक है, मैंने आपसे बताया था कि इसके साथ इसका और पूरे का क्या हिसाब किताब बनेगा एरिया का, ये एक तो ये एक तो ये दो तो ये दो, दो चार हो जाएगा, तो इसका और पूरे के साथ चार बनेगा, याद आ रहा है। ये चीज़ वही उसी चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे और अच्छे से समझ रहे हैं। यानी देखिए ओ सॉरी ए डी, ये है एम। एम क्या है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन एडी। एम माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है। एम माध्यिका एडी का क्या है, माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है। अगर मैं बी से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं, बी से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो, ठीक है, एम को टच करता हुआ आगे बढ़े और एसी को बिंदु एन पर क्या करे, कैंसिल करे। अगर जो थ्योरम बता रहा हूं दिमाग में रखिएगा, बिंदु एसी को बिंदु एन पर क्या करे, कैंसिल करे। किसको, ठीक है, एग्जाम में क्या प्रॉब्लम देगा, एग्जाम में प्रॉब्लम कहेगा, ठीक है, इफ एडी इज द मीडियन एंड, ठीक है, एडी इज द मीडियन, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, ठीक है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए एन टू एन सी। ए एन और एन सी क्या, इन द गिवन फिगर ये सब कुछ आपको दे देगा, ठीक है, या फिगर नहीं देगा तो आपसे कहेगा कि इफ वी ड्रॉ लाइन फ्रॉम बी, ठीक है, बी टू एम विच इंटरसेक्ट ए सी एट द पॉइंट एन, यानी हम बी से एक ऐसी लाइन खींचे जो एम से होते हुए जाए, पास थ्रू एम, बी से वर्टिक्स बी से हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो एडी के मध्य बिंदु से होता हुआ जाए, माध्यिका के मध्य बिंदु से होता हुआ जाए और एसी को बिंदु एन पर काटे। समझ में आ रहा है। बी से एक ऐसी लाइन खींची जाए जो एडी के मध्य बिंदु से होकर जाए और एसी को, एडी के मध्य बिंदु से होकर जाए और एसी को बिंदु एन पर क्या करे, काटे। तो ए एन और एन सी का अनुपात बताइए। या तो डायग्राम बना के दे देगा या आपको ऐसे लिख के पूछेगा एग्जाम में, बहुत बार पूछा हुआ जाएगा। देखो तो याद रखिए, मैं बाकायदा इसे प्रूफ कर सकता हूं। मैं यहां से चाहूं तो ये देखिए, यहां से इसके पैरेलल यहां से लाइन ड्रॉ कर दूं, इसके पैरेलल, ठीक है, इसको मैं नाम दे दूं, अगर मान N2 नाम दे दूं तो मैं बाकायदा यहां से देखो, अब यहां समझो इस चीज को कि भाई ये इसके पैरेलल है तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं और ये क्या है, कॉमन है, तो जो इसका इसके साथ रिलेशन होगा, सही है, वही इसका इसके साथ रिलेशन होगा। और इसका इसके साथ क्या रिलेशन है, 1:1 का है, इसके साथ इसका क्या रिलेशन होगा, 1:1 का रिलेशन होगा, सही है। अब यही सेम चीज मैं इधर से प्रूफ कर सकता हूं, ठीक, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। तो यहां समझिए आप कि इस चीज में कि ये इसके इक्वल होगा, ये देखो मैं आपको लिखवा नहीं ना, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, तो जो इसका इसके साथ रिलेशन होगा वही इसका इसके साथ रिलेशन होगा। समझ में आ रही है बात, क्लियर है कि जो इसका इसके साथ रिलेशन होगा भाई वही इसका इसके साथ रिलेशन होगा। अभी आपको पता है ना भाई इसका इसके साथ क्या रिलेशन है, ठीक, ये यही था ना, ये इसके इक्वल था, तो इसके साथ इसका क्या रिलेशन है भाई, 1:1 का है ना। तो इसके साथ इसका रिलेशन क्या होगा, इसके साथ इसका रिलेशन क्या होगा, तो इसके साथ इसका रिलेशन भी तो कितना होगा, 1:1 का होगा। आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो अब अगर मुझे पूछ दिया जाए भाई इसके साथ इसका क्या रिलेशन होगा, तो बना सकते हैं। अगर ये पूछ दिया जाए कि इसके साथ इसका रिलेशन, किसके साथ, इसके साथ इसका रिलेशन बता दिया जाए, तो आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। क्या रिलेशन होगा बताइए, देखिए फिर से एक बार देखिए, मैं लिखने को लिख सकता हूं, मैं फिर से बता रहा हूं आपको। इस ट्रायंगल में डायरेक्ट में लिख सकता हूं, इस ट्रायंगल में, इस वाले में, ध्यान से समझना, इस वाले में मैंने प्रूफ किया कि ये इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये कॉमन है क्योंकि, ठीक है, समानांतर है। तो आपको पता नहीं ये और बड़ा वाला त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो अगर समरूप हो गया तो जो रिलेशन, ठीक है, किसके साथ, इसके साथ इसका होगा, वही रिलेशन इसके साथ किसका होगा, इसका होगा, वही रिलेशन इसके साथ इसका होगा कि नहीं होगा। तो अभी देखो ये चूंकि मध्य बिंदु इसलिए एक और एक है, तो ये भी एक और क्या हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, सही है, ये भी एक और एक हो जाएगा, ठीक, कोई डाउट। तो अगर ये एक और एक हो गया, अब इस त्रिभुज में देखिएगा, इस त्रिभुज में
और इस त्रिभुज में मैं इसलिए समझा रहा हूँ बार बार कि आपको हमेशा याद रहेगा, भूल गए एग्जाम में क्या थ्योरम था तो याद। इस में देखिएगा ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये कॉमन है, इसका मतलब जो रिलेशन इसका इसके साथ है तो इसका इसके साथ क्या है, एक और एक का रिलेशन है भाई, मध्य बिंदु है, माध्यिका है, तो ये और क्या होगा, एक एक, देखिए ये एक, ये भी एक और ये भी क्या हो गया, एक हो गया, यानी 3 बराबर भागों में बटा। तो अगर आपका an का nc के साथ पूछा है तो ये एक एक, तो यहां से यहां तक कितना हो गया, ये 2, तो ये 1 और 2 के अनुपात में बटता है, 1 और 2 के अनुपात में बटता है। आप इतना भी याद रखोगे ना तो काम चल जाएगा आपका कि किस अनुपात में बटता है, 1 और 2 के। कौन, मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूं, मैं देखो 20 बार समझाऊंगा आपको, आपकी चीज समझ में आनी चाहिए, मैं फिर समझा रहा हूं। अगर किसी कह दे किसी त्रिभुज के किसी माध्यिका के, ठीक है, अगर कह दिया जाए किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से एक ऐसी रेखा खींची जाए जो माध्यिका के मध्य बिंदु से होकर जाए और, ठीक है, माध्यिका के मध्य बिंदु से होकर जाए और भुजा AC को बिंदु N पर काटे, भुजा AC को बिंदु N पर काटे, तो AN और NC का अनुपात बताइए, तो ये होगा 1:2, या पूछ दे NC और AN का अनुपात बताइए तो ये होगा 2:1। इतना दिमाग में रखेंगे हो जाएगा। तो ये था आपका सेंट्रियोड, ये था आपका केंद्रक। केंद्रक में जितना मैंने बोला है इससे बाहर एक प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ये तो थ्योरम मैंने बता दिया, नहीं आएगी तो मैं बोल रहा हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ हमेशा नहीं आएगी आपको। अगर आप टियर 1 दे रहे हैं, CHSL दे रहे हैं, UPSI दे रहे हैं, या कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं, SSC टियर 2 छोड़, टियर 2 में थोड़ी सी प्रॉब्लम कभी कभी एडवांस आ जाती है, आपका इसका इसके साथ रिलेशन पूछ देता है, ठीक है, कि L1 स्क्वायर, ये ठीक है, ये साइड स्क्वायर प्लस ये साइड स्क्वायर इक्वल टू 5, ये कब होता है, कब दो मीडियंस एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, वो थोड़ा सा एडवांस चीज़ है, मैं उस पर बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा और उस पर बात करूंगा, ठीक है। लेकिन आपको जो बच्चे अभी CHSL की तैयारी कर रहे हैं, CHSL का एग्जाम जो टल गया है, जो ठीक है, जो पोस्टपोन्ड हो गया, बाद में होगा, तो उनके लिए इतना काफ़ी है, ऐसे CGL टियर 1 के लिए इतना काफ़ी है, UPSI के लिए इतना काफ़ी है, इतना अगर आप कर लो तो कोई नहीं रोक सकता आपको यहाँ से प्रॉब्लम बनाने में, ठीक है ना, होगा। और भैया थोड़ा पढ़ो, पूरा ध्यान से पढ़ो, एक ध्यान से पढ़ो, ध्यान समझो, होगा कि नहीं होगा। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान समझोगे तो मेरा कोई बेनिफिट है, ठीक है, मेरा अपना जो बेनिफिट है कि मेरा व्यूज़ बढ़ेगा या मेरा टाइमिंग बढ़ेगा, मैं वो उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो मत बढ़े। लेकिन मैं आपके लिए इतनी गर्मी में इतना पसीने में वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ताकि आप पढ़ो और आप समझो, क्योंकि मैं अभी सीधा नहीं पढ़ा पा रहा हूँ आपको, ऑफलाइन क्लासेस ले पा रहा हूँ, तो भैया पढ़ लो ना यार, क्या आधे घंटे 1 घंटे का दिन भर में आप पढ़ नहीं रहे हो तो फिर इससे चाहे प्रिपरेशन छोड़ दो, ठीक है। थैंक यू।